नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स को लेकर के, और इनकम टैक्स के अंदर हम लोगों ने आपके काफी चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और लास्ट कड़ी में हम लोगों ने आपका एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका टाइटल था इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इससे जुड़ी हुई चैनल पे पहली क्लास अपलोड हो चुकी है, मान के चलता हूं, उम्मीद मैं ऐसा करता हूं आप सभी ने पहली क्लास को अच्छे से अटेंड कर लिया होगा, तमाम प्रोविजंस को अंडरस्टैंड कर लिया होगा, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उन सभी को तैयार कर लिया होगा। आज का क्लास नंबर 2 रहेगा और आज की क्लास के अंदर हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन को शुरू करने वाले हैं। आज की क्लास का एजेंडा रहेगा किस तरीके से एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, एनुअल वैल्यू की जरूरत कहां पे पड़ी, एनुअल वैल्यू से जुड़े हुए सेक्शन 23 को डिटेल में चर्चा करेंगे और गिरीश आहूजा के अंदर जो अलग अलग न्यूमेरिकल्स दी गई है उनको कौन सी अप्रोच को एडॉप्ट करके सोल्व करना है, इस मुद्दे पर भी आज की क्लास के अंदर मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं इस क्लास के दरमियान आप सभी मेरे साथ जरूर जुड़े रहेंगे और अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर मैं शुरू से आपको एक ही बात बता रहा हूं, अगर आप लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली आपके 5 हेड बनाए गए हैं इनकम के लिए, जहां पे पहला हेड आपका सैलरी हेड होता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन होता है, एक हाउस प्रॉपर्टी होता है, कैपिटल गेन होता है और एक अदर सोर्सेज होता है। तो 5 हेड होते हैं, जहां पर हम लोगों ने पहले हेड सैलरी हेड को डिटेल में चर्चा किया था। सैलरी सबसे बड़ा चैप्टर है, वो हम लोग पिछली कुछ क्लासेस के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। इसके बाद लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सेकंड हेड को शुरू किया था जिसका टाइटल था हाउस प्रॉपर्टी की। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन से सेक्शन है, जहां पर मैंने आपको बताया था सेक्शन 22 से लेकर 27 तक आपको हाउस प्रॉपर्टी के नियम को समझना है। सेक्शन 22 से लेकर 27 तक जो प्रोविजन दिए गए हैं वो हाउस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग होता है, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया था। यहां पे ओनरशिप का क्या मतलब होता है, ओनरशिप के अंदर भी एक लीगल ओनरशिप होती है, एक डीम्ड ओनरशिप होती है, जहां पे अलग अलग 5 या 6 केसेस आई थिंक हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किए थे। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि एग्जैक्टली कंडीशन फॉर द टैक्सेबिलिटी सेक्शन 22 क्या कहता है, इस मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की थी, जहां पे 3 अलग अलग डेफिनेशंस को, 3 अलग अलग कंडीशंस को हम लोगों ने समझा था। उसके बाद हमने देखा था कि एग्जैक्टली एनुअल वैल्यू का क्या मीनिंग होता है, लैंड अपरेंट एंड डेयर टू का क्या मतलब होता है, ओनरशिप का क्या मतलब होता है। यहां पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है एनुअल वैल्यू। आज की जो क्लास का चर्चा का विषय ही क्या रहेगा, एनुअल वैल्यू, क्योंकि हमने कहीं पे भी रेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन प्रैक्टिकल अगर आप लोग बात करते हैं, ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं, तो किसी भी प्रॉपर्टी से केवल रेंटल इनकम ही आप लोग ले सकते हैं। अगर आप उसको सेल कर देंगे, बेच देंगे, तो वो आपका कैपिटल गेन के अंदर या अदर सोर्सेज के अंदर चला जाएगा। लेकिन यहां पे अगर आप लोग हाउस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इनकम गेन करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है रेंट शब्द का इस्तेमाल होता है, किराए शब्द का इस्तेमाल होता है। लेकिन पूरी सेक्शन 22 की डेफिनेशन अगर आप लोग देखेंगे तो हमने रेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, हमने क्या किया था, एनुअल वैल्यू शब्द का इस्तेमाल किया था। तो आज हम समझेंगे एनुअल वैल्यू शब्द आया क्यों, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, कौन कौन से सेक्शन एनुअल वैल्यू से जुड़े हुए हैं और एग्जैक्टली किस तरीके से एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी भी हाउस प्रॉपर्टी की अगर आप लोग बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है कि हम लोग वहां से रेंटल इनकम कमा सकते हैं। माने रेंट का मतलब आप सभी समझते हैं, रेंट का मतलब क्या होता है, आपका किराया होता है। तो किराए से आपको क्या होता है, इनकम होती है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान देंगे तो अगर आप लोग पाएंगे कि यहां पे हम लोगों ने किराए शब्द का इस्तेमाल ना करके हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया, दैट इज द एनुअल वैल्यू। याद रखना, इनकम टैक्स के अंदर आपका सेक्शन 23 किस चीज को एक्सप्लेन करता है, आपकी एनुअल वैल्यू को एक्सप्लेन करता है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, जब आप लोग हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं और हाउस प्रॉपर्टी के अंडर जो इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स लगाने की बात करते हैं, तो इनकम टैक्स के द्वारा, इनकम टैक्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर सेट नहीं था, ना ही हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था थी, कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि हम लोग चेक कर सके कि हमारा जो मालिक है, जो आपका ओनर है, वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। जैसे सिंपल सी अगर मैं बात करूं, मेरे मकान का किराया 20,000 रुपया महीने का है, लेकिन मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोल रहा हूं कि मेरे को तो ये 5,000 रुपया महीने का ही मिलता है, तो यहां पे काफी एक तरीके से टैक्स में घपलेबाजी हो रही थी। तो इस केस में इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए रेंट शब्द की जगह आप किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, एनुअल वैल्यू का, और आपका सेक्शन 23, सेक्शन 23 इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सेक्शन 23 केवल और केवल एनुअल वैल्यू को डिसाइड करता है, एनुअल वैल्यू की डेफिनेशन को देता
देता है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा डिटेल में जाकर के समझना है। अब आप अगर आप लोग सिंपल एग्जांपल से, एक सिंपल तरीके से समझना चाहे तो एक बहुत बेसिक एग्जांपल को कंपेयर करके इस बात को समझ सकते हैं। लेट अस से कि ये जो मेरा आपका कोई भी मेरा हाउस प्रॉपर्टी है, लेट अस से ये हाउस प्रॉपर्टी है, क्लियर है। अब इस हाउस प्रॉपर्टी का जो मैं रेंट इंजॉय कर रहा हूं, जो मेरे को रेंट मिलता है, मैंने बता दिया लेट अस से कि हमें कितना मिलता है, 20,000 मिलता है, क्लियर है। अब मैं जो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या बोल रहा हूं कि केवल मेरे को 5,000 रुपया पर महीना इसका रेंट मिलता है। तो जो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके पास कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर तो था नहीं और ना ही वो चेक कर सकता था। तो इस केस में जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी एक शब्द को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, एनुअल वैल्यू, क्लियर है। तो बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, सेक्शन 23, सेक्शन 23 एनुअल वैल्यू को डिसाइड करता है, क्लियर। एनुअल वैल्यू के बिहा पे ही आप लोग हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इनकम टैक्स को कैलकुलेट कर पाएंगे, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। अब यहां पे आपको ध्यान देना है एनुअल वैल्यू की डेफिनेशन क्या कहती है। एनुअल वैल्यू अपने आप में इनहेरेंट कैपेसिटी है, काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, जरूर याद रखिएगा। एनुअल वैल्यू अपने आप में एक इनहेरेंट कैपेसिटी है ऑफ ए प्रॉपर्टी टू अर्न द इनकम। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी प्रॉपर्टी कितना इनकम अर्न कर सकती है, इसकी जो आपकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ना, उस इनहेरेंट प्रॉपर्टी को माय डियर फ्रेंड्स हम लोग एनुअल वैल्यू कहते हैं। तो एनुअल वैल्यू की डेफिनेशन अगर आप लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, एनुअल वैल्यू अपने आप में एक ऐसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है या फिर इनहेरेंट कैपेसिटी है, सॉरी इनहेरेंट कैपेसिटी है, क्षमता है किसी भी प्रॉपर्टी की कि वो प्रॉपर्टी कितना इनकम गेन कर सकती है, कितना इनकम अर्न कर सकती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको एनुअल वैल्यू कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा के मार्क कर लीजिएगा। टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट एन एक्चुअल रेंट। ध्यान रखिएगा यहां पे केवल और केवल ये क्या नहीं है, एक्चुअल रेंट नहीं है अकेला, अलोन नॉट ए एक्चुअल रेंट बट द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट की बात कर रहे हैं फ्रॉम द सच प्रॉपर्टी। इस तरीके की प्रॉपर्टी से जो आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है उसको भी आप लोग यहां पे इंक्लूड करके चलते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आप लोग एनुअल वैल्यू की बात करते हैं, एनुअल वैल्यू को आप लोग किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, किसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये आपको थोड़ा समझना है। रेंट शब्द का इस्तेमाल ना करके हम लोग एनुअल वैल्यू शब्द का इस्तेमाल करेंगे। एनुअल वैल्यू अपने आप में किसी भी प्रॉपर्टी की वो इनहेरेंट कैपेसिटी है कि वो एग्जैक्टली कितना इनकम अर्न कर सकती है। और यहां पे आप लोग एक्चुअल रेंट को अकेले को इंक्लूड नहीं करते हैं, बल्कि यहां पे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट को भी लेकर के चलते हैं। ये सारी बातें कहां पे लिखी हुई है, सेक्शन 23 के अंदर लिखी हुई है, क्लियर। तो आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब यहां पे बड़ा सवाल ये आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, इनकम टैक्स अथॉरिटी के लिए, कि इस एनुअल वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाए। क्योंकि रेंट तो कोई मालिक सच्चाई बताता ही नहीं है, हर एक व्यक्ति कोशिश करता है जितना टैक्स वो बचा सकता है बचाने की कोशिश करता है। तो इसी केस में आपके एनुअल वैल्यू को इंट्रोड्यूस किया गया और इस केस में 3-4 शब्द ऐसे दिए गए जिनके बिहा पे सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं ताकि बेटर वे में चीजें आपको क्लियर हो सके। लेट अस से मेरे पास कोई भी आपका मकान है, क्लियर है, ये मेरे पास कोई भी हाउस प्रॉपर्टी है, तो मैं इसको क्या कह रहा हूं, दिस इज माई हाउस प्रॉपर्टी, जिससे मेरे को रेंट आता है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कुछ बातों पर आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ये जो आपका हाउस है, अलग अलग आपकी म्युनिसिपल पार्टी, जैसे अगर आप लोग एमसीडी की बात करते हैं, एक शब्द आपने सुना होगा, एक डिपार्टमेंट होता है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। अब ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट अपने आप में जो अलग अलग सिटीज है, अलग अलग शहर है, वहां पे अलग अलग व्यवस्थाओं को देखता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, 3-4 चीजें ऐसी डिसाइड कर दी, 3-4 चीजें ऐसे पैरामीटर बता दिए कि इनके बिहा पे हम लोग एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। आप कितना रेंट लेते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति, जब भी आप लोग रेंट की बात करते हैं तो कोई भी सच्चाई नहीं बताता, रेंट सही नहीं बताता, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं टैक्स बचाने की कोशिश करता है। तो बोला रेंट से हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, हमें किससे लेना देना है, हमें एनुअल वैल्यू से लेना देना है। एनुअल वैल्यू के अंदर हम सबसे पहले एमसीडी डिपार्टमेंट जो होता है, आपकी एमसीडी अथॉरिटी होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, वो आपको एक आपका म्युनिसिपल वैल्यू देता है। क्या देता है, आपको एक म्युनिसिपल वैल्यू देता है। हम लोग एमवी से रिप्रेजेंट
करेंगे तो आपके पास सबसे पहली जो वैल्यू आएगी वो कौन सी वैल्यू आएगी, वो आपकी म्युनिसिपल वैल्यू आएगी जो आपका एमसीडी डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। बोला हम सबसे पहले किससे बात करेंगे, आपके घर के ऊपर अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इनकम टैक्स को कैलकुलेट करना है ना तो हम एमसीडी डिपार्टमेंट से बात करेंगे और वो आपके मकान के अकॉर्डिंग, आपकी घर की कंडीशन सराउंडिंग के अकॉर्डिंग हमें एक म्युनिसिपल वैल्यू देगा जिसको हम लोग एमजी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये पहला पैरामीटर रहेगा। क्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये कौन सा पैरामीटर है, ये पहला पैरामीटर है। दूसरे पैरामीटर की हम लोग बात करते हैं। दूसरा पैरामीटर ये है कि हम लोग आपके घर के अराउंड आप जैसी सिमिलर प्रॉपर्टी को सर्च करेंगे जो रेंट पर चढ़ी हुई है और हम उस बंदे से बात करेंगे कि एग्जैक्टली आपके घर का फेयर रेंट कितना है। माने जो सेकंड फैक्टर आया वो क्या आया आपका, सेकंड फैक्टर आपका फेयर रेंट आया है। क्लियर, तो आपको याद रखना है दूसरा फैक्टर क्या है, फेयर रेंट है, इसको एफआर से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका सेकंड फैक्टर रहेगा। अगर आप लोग तीसरे फैक्टर की बात करते हैं, तीसरे फैक्टर की बात ये है कि अगर आप लोग कोर्ट के अंदर चले जाते हैं किसी भी XYZ रीजन की वजह से, लॉ के अंदर हर एक चीज को एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में लिखा गया है, तो वहां पे अगर आप लोग लॉ के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स वहां पे हम लोग इसको स्टैंडर्ड रेंट की फॉर्म में बात करते हैं। माने आप लोग किसकी बात करते हैं, स्टैंडर्ड रेंट की बात करते हैं। तो लॉ के अंदर अगर आप लोग कोर्ट के अंदर जाते हैं तो आपका एक अलग रेंट निकल के आता है, दैट इज द स्टैंडर्ड रेंट। और एक चौथा फैक्टर आपको एक्चुअली कितना रिसीव हुआ, ठीक है ना, आप लोग क्या कह सकते हैं, एक्चुअल रेंट रिसीव, क्या कहेंगे आप लोग इसको, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। जो आपको एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ है ना वो इसको आप लोग ARR से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो जब भी आप लोग एनुअल वैल्यू की बात करेंगे, एनुअल वैल्यू के अंदर एक फैक्टर के ऊपर बातें नहीं चलेंगी, एनुअल वैल्यू के अंदर अलग अलग पैरामीटर का इस्तेमाल करेंगे। टोटल कितने पैरामीटर हम लोग लेके चलेंगे, 4 पैरामीटर लेके चलेंगे जिनके बिहा पे माय डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं। इन चारों पैरामीटर के बेस पे हम लोग आपके एनुअल वैल्यू को निकालने वाले हैं, एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करने वाले हैं। क्लियर, तो आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। 4 फैक्टर आप लोगों को लेके चलना है। पहला फैक्टर क्या रहेगा, म्युनिसिपल वैल्यू रहेगा जिसको आप लोग एमवी से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा फेयर रेंट रहेगा जो आपके पड़ोसी, आपके नेबर बताएंगे सिमिलर प्रॉपर्टी को लेकर के, आप जैसी प्रॉपर्टी जो रेंट पे गई हुई है यहां पे हम लोग बात करेंगे। तीसरा फैक्टर स्टैंडर्ड रेंट रहेगा जो लॉ के अंदर लिखा हुआ है। चौथा फैक्टर आपको एक्चुअली कितना रेंट रिसीव हुआ है। क्लियर, इन चारों फैक्टर को हम लोग एक तरीके से कंपेयर करेंगे। इन चारों फैक्टर का इस्तेमाल करके माय डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या निकालने वाले हैं, आपकी एनुअल वैल्यू को निकालने वाले हैं। अब एनुअल वैल्यू के लिए क्या करना है, आपको कुछ स्टेप फॉलो करनी है जिन स्टेप के बिना आप लोग कभी भी एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इस बात पर आप लोग जरूर गौर फरमाइएगा। अगर आप लोग एनुअल वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको कुछ स्टेप फॉलो करनी है। स्टेप नंबर 1 के अंदर आपको क्या करना है, 2 वैल्यू को कंपेयर करना है। सबसे पहली वैल्यू आप लोग क्या लेके चलेंगे, आप लोग म्युनिसिपल वैल्यू को लेके चलेंगे। और सेकंड जो आपका रहेगा दैट इज द फेयर रेंट। आप लोग किसकी बात करेंगे, फेयर रेंट की बात करेंगे। इन दोनों के अंदर से आपको हायर वैल्यू को सेलेक्ट करना है। आप लोग कौन सी वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे, हायर वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे। इस हायर वैल्यू को मैंने क्या कहा, एक्सपेक्टेड रेंट, याद रखिएगा। इसको हम लोगों ने क्या कहा है, आपका एक्सपेक्टेड रेंट कहा है। क्लियर, ये थोड़ा आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ये जो एक्सपेक्टेड रेंट आया है, अब हम लोग आ जाएंगे स्टेप सेकंड के ऊपर। इस एक्सपेक्टेड रेंट को माय डियर फ्रेंड्स हम लोग कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। माने आपका पहला फैक्टर क्या आ गया, पहला फैक्टर आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ गया है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, दिस इज द एक्सपेक्टेड रेंट, ER से रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा क्या होता है आपका, एक होता है आपका स्टैंडर्ड रेंट जो कि आपका लॉ के अकॉर्डिंग होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि चीजें हम लोग यहीं पे एडजस्ट कर पाए। क्लियर है, अब यहां पे क्या करना है, जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है उसको आप लोग ER से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहां पे स्टैंडर्ड रेंट को SR से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऊपर हमने हायर वैल्यू को सेलेक्ट किया था, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, लोअर वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है, जो आपकी लोअर वैल्यू आएगी ना, अब यहां पर स्टेप नंबर 3 आपको फॉलो करनी है, याद रखिएगा। स्टेप नंबर 3 के अंदर आपको क्या करना है, आपके पास जो लोअर वैल्यू आई उसको सेलेक्ट कर लीजिए और प्लस में जो
आपको एक्चुअली रेंट रिसीव हुआ है, ARR जिसको आप लोगों ने कहा, इन दोनों के अंदर आपको हायर वैल्यू को चूज कर लेना है और ये हायर वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका एनुअल वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है, एनुअल वैल्यू हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, एनुअल वैल्यू का क्या मीनिंग होता है, किस तरीके से आप लोग एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। कुछ 3 स्टेप के अंदर मैंने पूरे प्रोसेस को यहां पे डिवाइड कर दिया है। 3 स्टेप के अंदर सबसे पहले आपको 2 वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, 2 वैल्यू को कंपेयर करना है। स्टेप 1 के अंदर कौन कौन सी है 2 वैल्यूज याद रखिएगा। पहली वैल्यू आपको दिख रही है आपकी म्युनिसिपल वैल्यू आपको लेके चलनी है, प्लस में आपको क्या लेके चलना है, फेयर रेंट लेके चलना है। हायर वैल्यू को आपको चूज कर लेना है। एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको बेटर वे में समझ में आ सके और आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो सके। एक एग्जांपल माय डियर फ्रेंड्स मैं आप सभी के सामने ले रहा हूं, लेट अस से। क्लियर है, यहां पे कुछ वैल्यूज मैं लिख देता हूं ताकि हम लोग उनके बिहाफ पे क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, जैसे अगर आप लोग एग्जांपल की बात करते हैं, एक एग्जांपल आप लोग ले लीजिए। लेट अस से मैंने कहा म्युनिसिपल वैल्यू है आपकी 1 लाख रुपए, तो यहां पे आप लोग क्या लिख देंगे, 1 लाख रुपए आपकी म्युनिसिपल वैल्यू है। अगर आप लोग फेयर रेंट की बात करते हैं, लेट अस से मैंने कितना मान लिया, आपका 80,000 रुपए मान लिया। उसके बाद अगर आप लोग तीसरा फैक्टर लेके चलते हैं, अगर आप लोग स्टैंडर्ड रेंट की बात करते हैं, लेट अस से मैंने कितना ले लिया, स्टैंडर्ड रेंट 1,20,000 ले लिया है। और सबसे पहले लास्ट में जो आपको एक्चुअली रिसीव्ड रेंट है उसकी वैल्यू मैं मान लेता हूं आपको 70,000 है, माने 70,000 आपको एक्चुअल में रिसीव हुआ है। और इस केस में माय डियर फ्रेंड्स अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं कि एग्जैक्टली आपका एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपकी म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करके हायर वैल्यू ले लेंगे। तो यहां पे इन दोनों पैरामीटर को अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो इन दोनों के अंदर हमें हायर वैल्यू को सेलेक्ट करना है। 80,000 और 1 लाख के अंदर आपकी हायर वैल्यू कौन सी है, आपकी 1 लाख है, तो ये आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। क्लियर, ER हो जाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट को हमें कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ। स्टैंडर्ड रेंट कितना है आपका, 1,20,000 है। क्लियर है, अब यहां पे क्या बताया था, ये आपका स्टैंडर्ड रेंट है। स्टैंडर्ड रेंट के अंदर इन दोनों के अंदर हमें लोअर वैल्यू को चूज करना है। अभी अभी क्लियर किया ना हमने, इस मुद्दे पर चर्चा की कि यहां पे हम लोग किसकी बात करेंगे, लोअर वैल्यू को। लोअर वैल्यू कितना है आपका, 1 लाख रुपए, तो आप लोग कितना चूज कर लेंगे, 1 लाख रुपए। और प्लस में अब आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है जो आपको एक्चुअली रेंट रिसीव हुआ है। आपको कितना रेंट मिला है, 70,000 रुपए मिला है। इन दोनों के अंदर से आपको हायर वैल्यू को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप लोग ध्यान देंगे, अगर आप लोग यहां पे फोकस करेंगे तो आपकी हायर वैल्यू क्या बन रही है, हायर वैल्यू की अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, दिस इज द हायर वैल्यू। अगर आप लोग हायर वैल्यू की बात करते हैं तो यहां पे 1 लाख और 70,000 में ऑब्वियस सी बात है 1 लाख ज्यादा है, तो आप लोग कितना ले लेंगे, 1,000 ले लेंगे। तो अगर आप लोग एनुअल वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो एनुअल वैल्यू आपका कितना आ गया, 1 लाख रुपए आ गया। क्लियर, तो ये इस तरीके से एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। अक्सर यहां पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन एनुअल वैल्यू से देखने को मिलता है। तो कुछ बुनियादी स्टेप हैं, बार बार जब आप लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, व्यक्तिगत मानना है, आप लोग चीजों को आराम से समझ पाएंगे, इजीली क्रैक कर पाएंगे, अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। क्लियर, तो आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर रही होंगी, ये तमाम बातें आपको समझ में आई होंगी। तो आज का एजेंडा क्लियर रहा, डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। सेक्शन 23 क्या कहता है, इस मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। एनुअल वैल्यू का क्या मीनिंग होता है, कौन कौन से पैरामीटर का इस्तेमाल करेंगे, इस पर हम लोगों ने चर्चा की। अब इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी की बात हो रही है, LOP आप लोग इसको कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए आपको क्या करना है, आपको एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है। अभी अभी क्लियर करके मैंने बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है। किन किन के बीच में, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट के बीच में आपको निकाल लेना है। इस मुद्दे पर हम लोग बात कर चुके हैं। फिर आपको कंपेयर करना है, फिर आपको लोअर वैल्यू लेनी है। जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट आया है उसको आपको कंपेयर कर देना है, किसके साथ, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। और जो आपका एक्चुअल रेंट आपको रिसीव हुआ है वहां पे आपको हायर वैल्यू ले लेनी है। ये वही स्टेप है माय डियर फ्रेंड जो अभी अभी हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की है। आप लोग एक बार इसको पढ़ लेंगे। अगर आप लोग नेट एनुअल वैल्यू की बात करते हैं तो जो आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल के आया है उसके अंदर से म्युनिसिपल टैक्स को आपको माइनस कर देना है। और ये केवल ओनर के द्वारा पेड किया गया तभी माइनस होगा। अगर आपका जो रेंट वाला बंदा है उसने पे किया है तो उस केस में नहीं होगा। खैर, इस मुद्दे पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आप लोगों को जो अभी अभी मैंने स्टेप समझाई है ना, ये तमाम स्टेप यहाँ पे मैंने डिटेल में लिखी हुई है, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। एक सवाल लेके चलते हैं ताकि हमें एक बेटर क्लैरिटी हो सके। एक आपकी जो किताब है उसका क्वेश्चन है, ध्यान से दीजिएगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 5.1 है, आप लोग ध्यान से फोकस कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर ओन 6 हाउसेज इन द दिल्ली। 6 अलग अलग घर हैं, 1 2 3 4 5 और 6 अलग अलग घर हैं, दिल्ली के अंदर घर है। आप
आपको क्या करना है, आपको ग्रोस एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अभी अभी मैंने आपको सिखाया था ग्रोस एनुअल वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज दी गई है, म्युनिसिपल वैल्यू दी गई है, फेयर रेंट वैल्यू दी गई है, स्टैंडर्ड रेंट दिया गया है, एक्चुअल रेंट दिया गया है। तो किस तरीके से सवाल बनाना है, इसका आंसर बनाना है, इस चीज पर आप लोग जरूर फोकस कीजिएगा। मैं फटाफट से एक टेबल तैयार कर लेता हूं, क्योंकि हमारे पास 6 अलग अलग क्राइटेरिया, 6 अलग अलग घर हैं, तो हम लोग 6 कॉलम बना लेंगे। जैसा आपका कॉलम गिवन है उसी तरीके का कॉलम आपको बनाना है और यहीं पे आपको कोशिश करना है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। बहुत आसान है, अगर आपने बेसिक बेसिक बातों को निकालना सीख लिया ना, जो अभी अभी हम लोगों ने जिन मुद्दे पर चर्चा की थी। ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा घर हो गया है, उसके बाद ये आपका तीसरा घर हो गया है, ऐसे ही आपका चौथा घर हो जाएगा। आप लोग क्या कहेंगे, ये आपका चौथा घर है, फिर आपका पांचवा और छठा। टोटल कितने घर हैं आपके, 6 घर हैं। ये पांचवा हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका, एक और आ जाएगा, ये छठा हो गया। क्लियर? तो टोटल कितने मकान हैं, कितने घर हैं, 6 घर हैं। बस आपको इतना थोड़ा ख्याल में रखना है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग तमाम वैल्यूज को लिखने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपका मकान नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका सेकंड हो जाएगा, यहाँ पे आपका थर्ड हो जाएगा, यहाँ पे आपका फोर्थ, ऐसे आप लोग फिफ्थ की बात करेंगे, ऐसे आप लोग सिक्स्थ की बात करेंगे। क्लियर? यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो सबसे पहले आपकी कौन सी वैल्यू आएगी, म्युनिसिपल वैल्यू आएगी। अगर आप लोग म्युनिसिपल वैल्यू की बात करते हैं 2,40,360, ठीक है, यानी कि 2,40,360। तो आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए फटाफट से, कितना है आपका 2 लाख है, ठीक है। उसके बाद कितना है आपका 2,40,000 है, उसके बाद कितना दिया हुआ है 3,60,000 दिया हुआ है। तमाम वैल्यूज एक बार आप लोग लिख लीजिएगा। जो पीछे हम लोगों ने स्टेप फॉलो किए थे ना, वही करेंगे। 4 20 4 80 5 4 20 4 80 4 50। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 20 गिवन है, ठीक है, ओके। 4 20 के बाद 4 80 गिवन है, ओके। और फिर आपका कितना गिवन है, 4 50 गिवन है, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा अरेंज करके चलना है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। दूसरा फैक्टर हम साथ साथ कंपेयर कर रहे थे आपके म्युनिसिपल वैल्यू के साथ। हम लोगों ने कहा था फेयर रेंट की बात की थी, ठीक है। तो हम लोग फेयर रेंट वाली वैल्यू को उठा के चलेंगे। फेयर रेंट वाला ये वाला वैल्यू है, कितना है 2,40,3 है। यहाँ पे कितना आ गया आपका 2,40 गिवन है, ओके। तो आप लोग यहाँ पे 2,40 लिख देंगे। यहाँ पे कितना है आपका 3 लाख गिवन है, तो आप लोग यहाँ पे 3 लाख लिख देंगे, ठीक है। अगर आप लोग पीछे देखते हैं, उसके बाद 4 4 20 5, ठीक है। तो आप लोग क्या लिख देंगे, आपका 4 लाख गिवन है, ओके। तो 4 लाख हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 4,20,000, आई थिंक कितना है आपका 4,20,000। उसके बाद 5 लाख है, 4,20,000 हो गया है। और उसके बाद कितना गिवन है आपका 5 लाख गिवन है। क्लियर? तो ये 5 लाख हो गया है। लास्ट वैल्यू क्या है आपका, ये भी 5 लाख है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। क्लियर? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब अगर आप लोग फोकस करेंगे तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है, ध्यान देने वाली बात यह है, इन दोनों के अंदर से हमें हायर वैल्यू को चूज करना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं। क्लियर? आप लोग क्या कहेंगे, इसको एक्सपेक्टेड रेंट कहेंगे, ER से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों के अंदर ज्यादा कौन सा है, 2,40। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2,40,000 आ जाएगा। यहाँ पे 2,40 और 3 लाख के अंदर कौन सी अमाउंट ज्यादा है, 3 लाख ज्यादा है, तो 3 लाख आ जाएगा। यहाँ पे आपका कौन सा ज्यादा है, 4 लाख ज्यादा है, तो कितना लिख देंगे, 4 लाख लिख देंगे। उसके बाद दोनों सेम है, सेम है तो एक कोई भी चूज कर सकते हैं। 4,20,000 आ जाएगा। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 5 लाख अमाउंट आ जाएगा। और यहाँ पे भी आपका कितना आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा। आपको हायर वैल्यू चूज करना है। पहली स्टेप समझ में आई। अब दूसरी स्टेप देखिएगा। दूसरी स्टेप क्या थी हमारी, माय डियर फ्रेंड्स, हमें इस एक्सपेक्टेड वैल्यू को तीसरे फैक्टर के साथ कंपेयर करना है। दैट इज द स्टैंडर्ड रेंट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड रेंट कहते हैं। और इन दोनों के अंदर हमें लोअर वैल्यू को चूज करना है, ठीक है। अगर आप लोग स्टैंडर्ड रेंट की बात करते हैं तो दिस इज द स्टैंडर्ड रेंट। कितना है, नॉट अवेलेबल। सबसे पहले तो यहाँ पे तो है ही नहीं, तो यहाँ इसका तो लोचा ही खत्म हो गया, नॉट अवेलेबल। इसके अलावा एक में और आपको नॉट अवेलेबल दिखेगा, कहां पे है, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आपके 5वें मकान के अंदर और नॉट अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, नॉट अवेलेबल लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नॉट अवेलेबल हो गया। अब यहाँ पे देखिए कितना है आपका 4,80,000 और 3 लाख। यहाँ पे कितना है आपका 480 गिवन है, तो आप लोग कितना लिख देंगे, 480 लिख देंगे। यहाँ पे कितना गिवन है आपका 3 लाख गिवन है, तो हम लोग कितना लिख देंगे, 3 लाख लिख देंगे। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे 3 लाख के बाद आपका 2,40,000 और 5 लाख, तो यहाँ पे कितना है 2,40 है और 5 लाख है, ठीक है। तो बहुत बेसिक बातें हैं। यहाँ पे कितना हो गया है आपका 5 लाख हो गया है। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख दिया। इन दोनों के अंदर आपको लोअर वैल्यू लेके चलनी है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख देता हूं, मैं इसको लोअर वैल्यू के नाम से ही लिख देता हूं, ठीक है। तो लोअर वैल्यू अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो इन दोनों के अंदर कम कौन सा है, 2,40,000 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2,40,000। 3 लाख और 2,40,000 में 2,40,000 कम है। यहाँ
पे अगर आप लोग ध्यान देंगे 4 और 5 में कौन सा कम है, 4 लाख कम है। ओके, तो आपका कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। यहाँ पे 3 लाख और 4,20,000 में कितना कम है, 3 लाख कम है। तो आप लोग कितना लिख देंगे, 3 लाख लिख देंगे। यहाँ पे है ही नहीं तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 5 लाख वैल्यू आ जाएगा। क्लियर। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे 4,80,000 कम वैल्यू है। क्लियर। ये कितना आ गया आपका, 4,80,000। यहां तक आई होप की बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हमें आपका अगला पैरामीटर लेके चलना है, इस लोअर वैल्यू को जो आपको एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ है उसके साथ कंपेयर करना है, और यहां पे आपको हायर वैल्यू चूज करनी है। माने एक्चुअल रेंट कितना मिला है, देखिएगा 1,80,000, 3,60,000। ठीक है, यहां पे कितना है, 1,80,000 है। उसके बाद आपका कितना है, 3,60,000 है। क्लियर। तो यहां पे कितना लिख देंगे, 3,60,000 लिख देंगे। आगे देखिए 480 360, आगे कितना है, 480 और 360, तो कितना लिख देंगे, 480 हो गया है आपका, और ये कितना हो गया है, 3,60,000 हो गया है। आगे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो कितना है, 5,40,000, 4,20,000, 5,40, 4,20, तो 5,40 हो गया आपका। उसके बाद कितना है, 4,20 है, तो 4,20,000 आपको गिवन है। ठीक है, सिंपल। अगर आप लोग यहां से वैल्यू उठाते हैं तो यहां से आपको क्या मिलता है, दिस इज व्हाट, हमें क्या मिलेगा, ग्रोस एनुअल वैल्यू। क्या मिलेगा आपको, ग्रोस एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या लिखेंगे, अब हमारा आंसर आ गया है नेट एनुअल वैल्यू वाला। तो आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग बोलेंगे यहां पे हम लोगों ने क्या निकाला, नेट एनुअल वैल्यू। तो मैं इसको एनुअल लिख देता हूं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या निकाला, आप लोगों ने नेट एनुअल वैल्यू को निकाला। अब नेट एनुअल वैल्यू को कैसे निकालना है, ज्यादा जो है वो लिख देंगे। 2,40,000 ज्यादा है 1,80,000 से, तो 2,40,000 हमारा आंसर हो गया पहले मकान के केस में। 2,40,000 3,60,000 में कौन सा ज्यादा है, 3,60,000 ज्यादा है, तो यहाँ पे 3,60,000 लिख देंगे। 4 लाख और 4,80,000 में कौन सा ज्यादा है, 4,80,000 ज्यादा है, तो आप लोग कितना लिख देंगे, 4,80,000 लिख देंगे। 3 और 3,60 में कौन सा ज्यादा है, 3,60 है, तो आप लोग कितना लिख देंगे, 3,60 लिख देंगे। यहाँ पे 5 लाख और 5,40,000 में ऑब्वियस सी बात है 5,40,000 ज्यादा है। यहाँ पे 4,20,000, 4,80,000 में 4,80,000 ज्यादा है। तो ये जो आपको आंसर मिला है, दिस इज व्हाट, दिस इज द नेट एनुअल वैल्यू। जो आज की क्लास का एजेंडा था, किस तरीके से सवालात को सोल्व करना, बहुत आसान है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, मशक्कत करेंगे, पीछे वाली स्लाइड को ध्यान से समझेंगे ना, तो आप लोग बहुत इजीली माय डियर फ्रेंड्स इसको टैकल कर पाएंगे। क्लियर, बहुत आसानी से टैकल कर पाएंगे। क्लियर, तो ये आपका एक सवाल था जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर अक्सर पूछा जाता है। आई थिंक आपका 5.1 है, आप लोग चेक कर लीजिएगा जो भी किताब आपके पास है, गिरीश आहूजा वाली, ये सवाल है। क्लियर, मैंने क्या क्या स्टेप फॉलो की है, मैंने सबसे पहला आपका जो म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर किया है किसके साथ, फेयर रेंट के साथ, और यहां पे आपको एक लोअर वैल्यू मिलेगी, वो लोअर वैल्यू आपने चूज कर ली है। ठीक है, ये जो आपकी लोअर वैल्यू आई है इसको आपने कंपेयर किया है किसके साथ, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। याद रखिएगा किसके साथ कंपेयर किया है, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। सॉरी, यहाँ पे हायर वैल्यू, क्या है आपका, हायर वैल्यू। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या चूज किया, हायर वैल्यू को चूज किया। यहाँ पे आप लोगों ने लोअर वैल्यू को चूज किया है, और जो आपको ये लोअर वैल्यू मिला है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे इस लोअर वैल्यू को आपने किसके साथ कंपेयर किया है, एक्चुअल रेंट रिसीव के साथ, और यहां से आप लोगों को एक हायर वैल्यू मिली है। इस हायर वैल्यू को ही आप लोग क्या कहते हैं, इस हायर वैल्यू को ही हम लोग नेट एनुअल वैल्यू कहते हैं। क्लियर, तो ये आपकी कुछ बुनियादी स्टेप थी जो हम लोगों ने यहाँ पे फॉलो की है। नेट एनुअल वैल्यू जो आप लोगों को क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी थी। यहाँ पे आपको ग्रोस एनुअल वैल्यू बोल दीजिए या नेट एनुअल वैल्यू बोल दीजिए, कोई ज्यादा फर्क इनमें होता नहीं है, ऑलमोस्ट चीजें क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, तो सारे सवाल को मैंने एक साथ यहाँ पे जैसा टेबल दिया था उसी तरीके से सोल्व कर दिया। कहीं पे कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया हो तो उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन के दरमियान कई बार चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। लेकिन आज का एजेंडा जो हमारा था वो क्या था कि मैं आपको क्या समझा पाऊं, मैं आपको सेक्शन 23 समझा पाऊं, एनुअल वैल्यू समझा पाऊं, एनुअल वैल्यू के अंदर यूज होने वाले अलग अलग पैरामीटर को समझा पाऊं, और किस तरीके से न्यूमेरिकल को अप्रोच करना चाहिए ये वाली कहानी समझा पाऊं। और उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स चीजें आपको यहां तक समझ में आई होंगी, बेटर वे में क्लैरिटी मिला होगा, आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। सेशन अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। छोटा सा कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको इस सेशन को लेकर के आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बाकी आखिरी तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी प्लर।